वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग भूगोल का पार्ट 5 हवाएं ये पार्ट पढ़ेंगे। और ये पार्ट शुरू करने से पहले आप सभी को पता है हवा क्या होती है। हमने हवा को देखा तो नहीं है, लेकिन हवा का स्पर्श किया है। उसका स्पर्श हमें सहजता से अनुभव होता है। तो बताओ, तो इस सेशन से हम शुरुआत करेंगे अपने पार्ट की। बच्चों देखो, हवाएं में आपकी किताब के पेज नंबर 21 पे बताओ तो ये सेक्शन दिखाई पड़ेगा आपको। तो इसमें कहा है कि कक्षा की खिड़की से बाहर देखो। आप घर पे हो, घर की खिड़की से आपको बाहर देखना है। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। उसमें से कुछ चीज़ें आपको हिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी वो स्थिर हैं। आपको उसमें से हिलने वाली वस्तुएँ जो हैं वो दिखना कि कौन वस्तुएँ खुद से हिल रही हैं, और स्वयं से न हिलने वाली वस्तुएं कौन सी हैं वो भी आपको देखनी है और निरीक्षण करनी है। तो बच्चों, मैं अपनी खिड़की के बाहर देखती हूँ और देखें क्या दिखाई पड़ता है हमें हिलते हुए। तो ये देखो, मेरी खिड़की के बाहर बहुत सारे पेड़ हैं, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो हिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे स्थिर दिखाई पड़ रही हैं जो नहीं हिल रही हैं? तो यहाँ देखो, घर है वो नहीं हिल रहा है, घर के पास में एक सीढ़ी रखी है वो नहीं हिल रहा है, और बाकी सारी चीज़ें आपको हिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है वीडियो में। तो बच्चों, आपको इससे क्या निरीक्षण में आता है, क्या समझ में आता है आपको इससे कि हमें हवा जो है उसका स्पर्श सहजता से अनुभव होता है, भले हमें हवा दिखाई नहीं देती है। तो हमारे आसपास की ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, जैसे पेड़ पौधे हैं, उसकी पत्तियां वगैरह हैं, और वो हमें उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको प्लास्टिक देखो, छोटी मोटी प्लास्टिक या कागज़ के टुकड़े वो भी दिखते हैं उड़ते हुए। और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दिखती, जैसे घर वगैरह वो स्थिर रहते हैं। तो ये चीज़ें कैसे उड़ती हैं? तो इसका रीज़न क्या है? इनके उड़ने का रीज़न है हवा जो है, जो दिखाई भले ना पड़ती हो, लेकिन वो क्या करती है, इन चीज़ों को उड़ाती है, जैसे पेड़ की पत्तियों को, कागज़ के टुकड़ों को, प्लास्टिक्स को। ठीक है। आज हम लोग इसमें ये हवाएं जो हैं वो कैसे बहती हैं, कौन कौन से प्रकार की हवा होती है, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहले हमें कृति करनी है और इसमें 2 विद्यार्थी चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, आपके घर में आपकी बहन या भाई होगा तो उसके साथ में आप ये कृति कर सकते हो। आपको कागज़ की एक टेबल जो है उसके ऊपर क्या करना है, आपको 2 कागज़ के रोल बनाने हैं लपेटे, जैसे कि आपको इसमें पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। और मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर आपको ये दोनों लपेटे जो है कागज़ के रोल जो है उसको रखना है। फिर क्या करना है, देखो, एक जो लड़की है उसके हाथ में किताब है और जो लड़का है वो उसको फूंक रहा है। तो आपको क्या करना है, कागज़ की जो लपेट है और मेज़ को हाथ ना लगाते हुए लपेट को मेज़ की दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप क्या करोगे, इसको फूंकोगे, और लड़की क्या करेगी, वो उसको क्या करेगी, बुक से हवा करेगी। ठीक है। और देखते हैं कि इसमें सबसे पहले किसकी जो है ये जो कागज़ की रोल है वो किसकी सबसे पहले पहुंचती है मेज़ की उस तरफ। ठीक है। ये हम लोग एक कृति करके देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कृति में। ये देखो, ये 2 बच्चे हैं, ये 2 वो कृति करने वाले हैं जो आपने अभी चित्र में देखा। वो जो लड़की है उसके पास में क्या है, किताब है। देखो, किताब से हवा कर रही है, लड़का उसको फूंक रहा है, और लड़के का जो है वो जल्दी रोल टेबल के उस तरफ पहुंच गया। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि हवा उसने तेज़ गति से मारी, उसकी हवा का बहाव तेज़ था, तो रोल जल्दी से टेबल की उस तरफ पहुंच गया। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे कि पानी से भरी हुई बोतल और खाली बोतल का प्रयोग। तो देखो, ये खाली बोतल है, इसको फूंक मारा उस बच्चे ने, और ये बोतल जो है वो टेबल के नीचे चली गई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं, और पानी भरने पर देखेंगे कि क्या ये बोतल जो है वो किस रफ्तार से और क्या टेबल के उस तरफ आगे की तरफ जाती है क्या। हम लोग इसको वही कृति करेंगे, बोतल रखेंगे और उसके ऊपर फूंक मारेंगे। आपको क्या लगता है, जाएगी? अरे ये तो बिल्कुल नहीं हिल रही है। ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, खाली बोतल तो चली गई लेकिन भरी हुई बोतल नहीं जा रही है। तो बच्चों, हम देखेंगे इसका कारण क्या है। पृथ्वी के ऊपर वायुदाब एक जैसा नहीं होता है,
ये हमने पढ़ा है। अधिक दाब की पेटियों की ओर से कम दाब की पेटियों की ओर क्या होता है, क्षैतिज समानांतर दिशा में हवा की हलचल होती है। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है ना बच्चों कि अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। जब कहीं पर वायुदाब कम होता है तो जहाँ पे अधिक होता है वहाँ से कम वायुदाब की ओर क्षैतिज समानांतर दिशा में हवा की हलचल होती है, और इसी हलचल को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। इसी से हवाओं के बहने का निर्माण होता है। तो वायुदाब में उत्पन्न होने वाले अंतर की तीव्रता का परिणाम पवन की गति पर होता है। जैसा कि अभी आपने इस प्रयोग में देखा कि एक बच्चा जो है वो फूंक रहा था, जो लड़की है उसको किताब से हवा कर रही थी। हवा की जो तीव्रता है उसमें कम थी, तो जो लपेटी हुई वो जो पेपर का रोल था वो देरी से पहुंचा टेबल की दूसरी तरफ, लेकिन वो लड़का जो है वो बहुत ज़ोर से फूंक रहा था, तो उसकी क्या थी, तीव्रता ज़्यादा थी, और इसके कारण क्या है, वो रोल जल्दी से टेबल की दूसरी तरफ पहुंच गया। इससे हमने क्या सीखा कि वायुदाब में उत्पन्न होने वाले अंतर की तीव्रता का परिणाम भी पवन की गति पर होता है। और वायुदाब में पाए जाने वाला अंतर अगर कम होता है, ठीक है, अगर वायुदाब में पाया जाने वाला अंतर कम होगा तो वहाँ पे पवन मंद गति से बहेगी। ठीक है, सामान्य वैश्विक स्तर पर वायुदाब में अंतर जहाँ अधिक होगा वहाँ पवन तेज गति से बहेगी। ठीक है बच्चों, तो आपने जो प्रयोग किया उससे आपको ये समझ में आया रहेगा कि वायुदाब का अंतर अगर कम होगा तो पवन की गति कैसी होगी, मंद गति होगी। और अगर वायुदाब का अंतर जो है वो ज़्यादा होगा, जैसे किसी स्थान पर कम वायुदाब है, कहीं पे वायुदाब ज़्यादा है, अगर दोनों के बीच का अंतर कम है, मतलब वहाँ पे अगर समझ जाओ, हम अंकों से समझते हैं कि कहीं पे वायुदाब का जो कम वायुदाब है, मान लो वो 40 है, और अधिक वायुदाब कितना है, 50 है, तो बहुत डिफरेंस नहीं है, केवल 10 अंक का डिफरेंस है। तो हवा कैसी बहेगी, मंद गति से बहेगी। कहाँ से बहेगी, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। लेकिन अगर कहीं पे कम वायुदाब 10 है और अधिक वायुदाब 100 हो गया है, तो दोनों के बीच में बहुत अंतर है, तो ऐसे में अधिक वायुदाब से तेज गति से कम वायुदाब की ओर हवा बहना शुरू हो जाएगी। आपको ये सही ध्यान में रखना है कि वायुदाब में पाया जाने वाला अंतर अगर कम है तो हवा मंद गति से बहेगी, अंतर ज़्यादा है तो हवा तेज गति से बहेगी। कभी कभी आप देखो अचानक आपको दिखाई पड़ता है कि अरे तूफ़ान आ गया है, आंधी चल रही है, तो क्या होता है, आप जहाँ पर हो वहाँ पर एकदम कम तापमान होता है और उसके आसपास का तापमान ज़्यादा होता है। ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर तेज़ी से हवाएं बहना चालू होती हैं, जो आंधी या तूफ़ान का स्वरूप ले लेती हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया रहेगा। और पवन की इस इकाई को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा अथवा नॉट्स परिमाण इकाई में मापते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम लोग विचार करें तो पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पवन के बहने की दिशा पर होता है। तो हमारी पृथ्वी गोल गोल चलती है ना, हमारी पृथ्वी जो है वो गोल गोल घूमती है, आप जानते हो, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो उसका परिणाम भी जो है हवाओं के ऊपर होता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वो मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी गोल गोल घूम रही है, आप जानते हो, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इस कारण से ये अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। इसके लिए आपको आकृति क्रमांक 5.2 देखना पड़ेगा। तो बच्चों, जब आप देखोगे आकृति 5.2 तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि हवाओं की जो मूल दिशा है, यानी जो अधिक दाब से कम दाब की ओर है, यानी जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो, और परिभ्रमण के कारण जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन आता है वो आपकी ब्लू कलर की टेढ़ी लाइन। तो आपको ध्यान से ये वीडियो ऑब्जर्व करना है, आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखो, ये आपके अक्षांश दिखाई पड़ रहे हैं आपको। अब यहाँ देखो, ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है एरो, ये जो लाल रंग का है ये कम दबाव का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो ब्लू लाइन क्या है, आपके परिभ्रमण, पृथ्वी के गोल गोल घूमने से वो थोड़ी वक्र हो गई है, यानी थोड़ी सी क्रॉस हो गई है, तो वो पृथ्वी के गोल गोल घूमने की वजह से ऐसा हो गया है। यहाँ देखो, अधिक दबाव का क्षेत्र है और ऊपर की तरफ एरो जा रहा है ऑरेंज वाला, लाल कलर का,
तो अधिक दबाव से कम दाब की ओर हवा चल रही है, वो स्ट्रेट है, लेकिन गोल गोल घूमने की वजह से वो भी कैसी हो गई, टेढ़ी हो गई है। नीचे दक्षिणी गोलार्ध में देखो अधिक दाब से कम दाब की ओर ऑरेंज रंग का दिखाई पड़ रहा है आपको लाइन, लेकिन वो भी कैसा हो गया, गोल गोल घूमने की वजह से ब्लू कलर का टेढ़ा हो गया है। इसके बाद देखो नीचे, यहाँ भी अधिक दबाव से नीचे की ओर जो हवा जा रही है 60 अंश के पास में, वो भी टेढ़ी हो गई है। तो ये अंतर क्यों आता है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि किस प्रकार पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हवाओं की दिशा में बदलाव होता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में आपको दिखाई पड़ेगा कि पवन जो है वो अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो ऊपर की तरफ देखिए, आपको पिक्चर में दिखाई पड़ेगा कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे जो पवन होते हैं, देखो ऊपर जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर की सीधी लाइन, ये अपनी मूल दिशा से कहाँ मुड़ जाते हैं, ये अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाते हैं। और अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऐसा बदलाव आता है। देखो दक्षिणी गोलार्ध दिखाया आपको वीडियो में कि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है वो क्या हो जाती है, मूल दिशा से ये बाईं ओर मुड़ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो ये आपको वक्र कलर का जो आपको क्रॉस दिख रहा है, ब्लू कलर का बाण, उससे आपको ये बदली हुई दिशा दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। तो बच्चों, हवाओं की मूल दिशा का परिवर्तन आपने समझ लिया है। अभी आपकी किताब में पेज नंबर 22 पे 5.3 पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां और ग्रही हवाओं की एक आकृति दी है। आपको वो आकृति का निरीक्षण करना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न देखो, उत्तरी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की ओर से विषुवत रेखीय कम वायुदाब पेटी की ओर बहने वाली हवाएं कौन सी हैं। दूसरा प्रश्न है कि पश्चिमी हवाओं की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कौन सी है। मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटियों की ओर से उपध्रुवीय कम दाब की पेटियों की ओर कौन सी ग्रही हवाएं उत्तरी गोलार्ध में बहती हैं। ध्रुवीय हवाओं की दिशा दोनों गोलार्धों में एक समान क्यों नहीं है। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। पूर्वी हवाएं और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में किन दिशाओं में बहती हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस जो आकृति दी हुई है, ये आकृति देखना है और इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये ध्यान से देखना है। ये चित्र आप देखो, हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, बीच में है विषुववृत्तीय कम दाब का पट्टा, उसके ऊपर है मध्य अक्षांशीय अधिक दाब का पट्टा उत्तरी ओर, और दक्षिणी ओर भी है मध्य अक्षांशीय अधिक दाब का पट्टा। उसके ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा उपध्रुवीय कम दाब का पट्टा, और उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में भी उपध्रुवीय कम दाब का पट्टा, और एकदम अंत में आपको दिखाई पड़ेगा ध्रुवीय अधिक दाब का पट्टा, और यहाँ पे भी दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवीय अधिक दाब का पट्टा। अब आपको यहाँ देखो हवाएं दिखाई पड़ रही हैं। विषुववृत्तीय कम दाब की ओर आपको जो दिखाई पड़ेंगी वो हैं पूर्वीय हवाएं बह रही हैं। जो डॉट डॉट एरो आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, पूर्वीय हवाएं हैं। ये विषुववृत्तीय कम दाब का पट्टा है, यहाँ पे कौन सी हवा बहती है, पूर्वी हवा बहती है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इस चित्र में मिल जाएंगे कि कम दाब के पट्टे की ओर हवाएं कहाँ से आ रही हैं, अधिक दाब की ओर से आ रही हैं। अब देखो ऊपर देखो, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब के पट्टे की ओर से कम दाब के पट्टे की ओर उपध्रुवीय भाग में जो हवाएं चल रही हैं, यानी एरो जो है वो है पश्चिमी हवाएं, उसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी हवाएं। आप जानते हो अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलती हैं, तो मध्य अक्षांशीय से उपध्रुवी की ओर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। फिर नीचे देखो, आपको दिखाई पड़ेगा फिर से मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पट्टी जो दिख रही है आपको। उसके बाद देखो वहाँ से उपध्रुवीय कम दाब की पट्टी, यहाँ पर कौन सी हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ की जो हवाएं हैं, ये देखो आपको दिखाई पड़ेगा उपध्रुवीय कम दाब का पट्टा है, तो उपध्रुवीय कम दाब के पट्टे की ओर ध्रुवों के पास से हवाएं आएंगी, ध्रुवीय भाग से, और वो हवाएं कैसी होंगी, ध्रुवीय हवाएं कहलाएंगी, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया रहेगा कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं वो अलग अलग भाग से बहती हैं,
और जिस भाग से ये हवाएं बहती हैं उन्हीं के नाम पे इनका नाम भी होता है। जैसे हवा जिस दिशा से बहती हुई आती है वो उस दिशा के नाम से ही जानी जाती है। जैसे आपने देखा कि ये जो पश्चिमी हवा है वो पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली हवा। पूर्वी हवा जो है वो पूर्व दिशा की ओर बह रही है तो उसका नाम पूर्वी हवा है। सो इन हवाओं का नाम वही होता है, वो जिस दिशा से बहती हैं उसी दिशा से उनका नाम पहचाना जाता है। अब हम अलग अलग प्रकार जो हवाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पहले हम देखेंगे ग्रही हवाएं। तो ग्रही हवाएं जो है वो पृथ्वी के ऊपर अधिक वायुदाब पेटियों की ओर से कम वायुदाब पेटियों की ओर वर्ष भर नियमित रूप से बहती रहती हैं। ये हवाएं पृथ्वी पर विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त हैं और इन हवाओं को ग्रही हवाएं कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा चित्र में 5.3 में पूर्वी हवा, पश्चिमी हवा जिसे पछुआ भी कहते हैं, ध्रुवी हवाएं आदि। दोनों गोलार्धों में 25 अंश से लेकर 35 अंश अक्षांशों के बीच की अधिक दाब वाली पेटी की ओर से विषुववृत्तीय कम दाब की वाली पेटी की ओर हवाएं बहती हैं। आकृति 5.3 में अभी आपने देखा कुछ देर पहले। तो पृथ्वी के परिभ्रमण का इन हवाओं पर प्रभाव पड़ता है, इनकी मूल दिशा में परिवर्तन आता है। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से पश्चिमोत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ये दोनों हवाएं विषुवत रेखा के निकट शांत वायु पेटी के समीप आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। इन हवाओं को पूर्वी हवाएं कहते हैं। ठीक है, मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ। सो बच्चों ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, देखो इसमें आप देखोगे। यहाँ पर देखो आप, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, ये सारी हवाएं क्या हैं? इन्हें हम ग्रही हवाएं कहते हैं। ये नियमित रूप से बहती हैं और आप जानते हो कि अधिक वायुदाब की ओर से ये कम वायुदाब की ओर बहती हैं। जैसे देखो विषुवत रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, कम दाब का पट्टा है, तो मध्य अक्षांशी अधिक दाब के पट्टे की ओर से विषुवत रेखा की ओर हवाएं बहती हैं, जिन्हें हम पूर्वी हवाएं कहते हैं। ऊपर देखो उपध्रुवीय जो 65 अंश आपको दिखाई पड़ रहा है, 55 से 65 अंश के बीच, यहाँ 35 से 65 उपध्रुवीय कम दाब का पट्टा है। सो उपध्रुवीय कम दाब के पट्टे की ओर कहाँ से हवाएं बहकर आ रही हैं? मध्य अक्षांशीय अधिक दाब के पट्टे की ओर से उपध्रुवीय कम दाब के पट्टे की ओर हवाएं आ रही हैं, जिसे हम पश्चिमी हवाएं कहते हैं। उसके बाद देखो लास्ट में ध्रुवीय हवाएं। तो ध्रुवों के पास में वायुदाब ज़्यादा होता है, आपको पता है, और उसके नीचे उपध्रुवीय भाग में क्या है? कम है। तो ध्रुवीय भाग से उपध्रुवीय भाग की ओर हवाएं बह रही हैं, जिसे हम ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। और ये सारी हवाएं विषुवत रेखा के निकट शांत वायुपेटी के समीप आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। इन्हीं हवाओं को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशी अधिक दाब की पेटी की ओर से 60 अंश अक्षांशों के समीप वाली कम वायुदाब की पेटी की ओर हवाएं बहती हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। पृथ्वी के परिभ्रमण का भी हवाओं पर प्रभाव पड़ता है, वो हमने पहले देखा आपकी आकृति क्रमांक 5.2 में कि कैसे उनकी दिशा बदली होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं जो हैं वो पश्चिमोत्तर दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है, अगर आप ध्यान से चित्र देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पर है, नीचे की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी पश्चिम दिशा से होती हुई दक्षिण पूर्व की ओर, और उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से पूरब की तरफ जो है वो बहती हैं। इन हवाओं को पछुआ हवाएं भी कहते हैं। दोनों गोलार्धों के ध्रुवीय अधिक वायुदाब की पेटी की ओर से, जो ऊपर की देखो 90 डिग्री से उत्तर दक्षिण अधिक दाब की पेटी है वहाँ पे ध्रुवीय, वहाँ से उपध्रुवीय 55 से 65 अंश कम वायुदाब की पेटी की ओर जो हवाएं बहती हैं उन्हें हम ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। और इनकी दिशा क्या होती है? समांतर पूरब से लेकर पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया रहेगा। जो आप सभी को ग्रही हवाएं समझ में आ गई रहेंगी। और अब देखो आपके पेज नंबर 23 पे क्या तुम जानते हो ये सेशन है, वहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दी हुई है। जैसा कि अभी आपने देखा अलग अलग हवाओं के बारे में। तो दक्षिणी गोलार्ध जो हमारा होता है, विषुवत रेखा आप जानते हो हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों हवाएं ना बहुत तेज़ गति से बहती हैं, और उसका कारण क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे भूमि जो है वो नहीं है। अब भूमि होगी तो क्या होगा? उसकी ऊंचाई होगी, निचलापन होगा।
होगा, घाटियाँ होंगी, पर्वत होंगे, तो हवा को बहने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे भूमि का क्षेत्र नहीं है, जल क्षेत्र ज़्यादा है। अतः किसी प्रकार की रुकावट ना होने से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बहुत तेज़ गति से बहती हैं। और ये अलग अलग प्रकार की हवाएं हम देखेंगे, जैसे 40 अंश दक्षिण अक्षांश के आगे ये हवाएं बहुत तेज़ गति से बहती हैं। इन हवाओं को क्रोधनवत चालीसा यानी रोरिंग 40s के नाम से जाना जाता है। फिर 50 अंश के आगे आप देखोगे दक्षिण की तरफ, तो 50 अंश दक्षिण अक्षांश के क्षेत्र में ये हवाएं तूफ़ान की गति से बहती हैं, और तब इन हवाओं को तूफ़ानी अथवा गर्जस 50 कहते हैं। 50 क्यों? क्योंकि वो 50 अंश के आसपास बहती हैं। और 60 अंश दक्षिण अक्षांश के आसपास हवाएं तूफ़ानी गति से बहती हैं, और साथ साथ में बहुत तेज़ आवाज़ भी करती हुई बहती हैं। तो इसीलिए उन्हें चित्कारी 60 यानी स्क्रीचिंग 60s कहते हैं, चित्कारी 60। तो उत्तरी गोलार्ध में 40, 50, 60 अक्षांश के क्षेत्र में हवाओं का ऐसा स्वरूप नहीं पाया जाता है। और वो क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि 40, 50, 60 उत्तरी अक्षांशों पे भूमि वाली संरचना ज़्यादा है, यानी ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, घाटियां हैं, सो वहाँ पे हवा को बहने में बाधा आती है, हवा उतनी तेज़ गति से नहीं बह पाती है। तो ये सारी हवाएं यानी क्रोधनवत चालीसा, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीचिंग 60s जैसी हवाएं जो हैं वो कहाँ बहती हैं? ये केवल आपको दक्षिणी गोलार्ध में ही दिखाई देगा। तो बच्चों, पवनों के प्रकार में हमने ग्रही हवाएं देखा, और अब देखो आपको जैसा कि इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है, सो पवनों के मुख्य रूप से ये 3 भागों में बांटा होता है उनको। प्रचलित पवन यानी वही जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, जिसे हम ग्रही पवन कहते हैं, उसको प्रचलित पवन भी कहते हैं। सो ग्रही पवन में हमने क्या क्या देखा? उसमें 3 प्रकार के पवन देखे, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं और व्यापारिक पवन भी कहते हैं, होता है उसके अंदर प्रकार। अब इसके बाद में देखो, उसके बाद है मौसमी पवन। सो मौसमी पवन में मानसूनी पवन होते हैं, और एक होते हैं समुद्री पवन और स्थलीय पवन। उसके बाद देखो स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या होते हैं? सो स्थानीय पवन छोटे क्षेत्र में सीमित व स्थानीय दशाओं में निर्मित होते हैं। स्थानीय पवन जो है ये हवाएं अल्पावधि में और विशिष्ट प्रदेश में निर्माण होती हैं और अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में ही बहती हैं, इन्हें हम स्थानीय हवाएं कहते हैं। ये स्थानीय हवाएं जिस प्रदेश में बहती हैं उस प्रदेश के मौसम पर इन हवाओं का प्रभाव पड़ता है। ये हवाएं भिन्न भिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। सो बच्चों, आपको इस वर्ल्ड मैप पे मैंने कुछ स्थानीय पवनों के नाम लिखे हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग कंटिनेंट में इनके अलग अलग नाम हैं। और स्थानीय पवन यानी लोकल विंड्स, ये जहाँ बहती हैं वहाँ इनके अलग अलग नाम हैं। अगर आप ध्यान से चित्र को देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर अमेरिका में चिनूक है, ब्लैक रोल है, ब्लेज़ार्ड है। यहाँ देखो आप आ जाओ अफ्रीका में, तो आपको अफ्रीका में फॉन, सिराको, हरमट्टन जैसी दिख रहा है आपको। इसके बाद देखो आप भारत में आ जाओ, हम अक्सर गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे लू चल रही है। सो वो लू जो है वो आपको गर्मियों के मौसम में गर्म हवाएं चलने लगती हैं उत्तर भारत में, जिसे लू कहते हैं। तो लू भी एक प्रकार की स्थानीय हवा है, ठीक है। कुछ लोग देखो गांव में कहते हैं अरे पछुआ चल रही है। सो वो पछुआ क्या है? आपकी ग्रही हवाएं। तो आपने लू भी सुना होगा, जब आप गांव जाते हो गर्मी के मौसम में लोग कहते हैं लू चल रही है। तो वो लू क्या है? वो एक निश्चित अवधि में विशिष्ट प्रदेश में कम समय के लिए निर्माण होती हैं, और वो लू जो है वो भारत की स्थानीय हवा है। तो ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर ये स्थानीय हवाएं होती हैं। ये चित्राचे जरा निरीक्षण करा। तो बच्चों, अब हम देखेंगे पर्वतीय या घाटी की हवा किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है, आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक, उस पर भी पेज नंबर 23 पे आपको दिखाई पड़ेगा। और उसमें कहा है कि आपको क्या करना है? घाटी की हवा, इस चित्र का निरीक्षण करना है और चित्र के आधार पर घाटी की हवा की जानकारी लिखनी है। सो बच्चों, मैं आपको पहले समझाती हूँ कि घाटी की हवा क्या होती है और पर्वतीय हवा क्या होती है। कि जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, ये घाटी है, ठीक है। सो घाटी में क्या होता है? घाटी यानी निचला क्षेत्र। घाटी आपको वी आकार का, वी शेप का दिखाई पड़ रहा है। सो
इस घाटी में क्या होता है, अभी सूर्य की किरणों को घाटी तक पहुंचने में कम समय लगता है, समय ज़्यादा लगेगा। जैसा कि आप जानते हो कि ज़मीन जो होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। सो जब भी सुबह सूर्योदय होता है तो उस समय क्या होता है कि जो पर्वतीय है, यानी जो पर्वत के ऊपर का भाग है, वहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, वहाँ पे सूरज की गर्मी से क्या होता है कि पर्वत गर्म हो जाता है। लेकिन जो घाटी होती है वहाँ तक सूर्य किरणें जो है उनको पहुँचने को समय लगता है और इसलिए घाटी जो है वो धीरे धीरे गर्म होती है। सो जब धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, सो क्या होता है बच्चों कि जब घाटी, आप जानते हो कि जहाँ पे हवा जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ बहती है, बराबर। तो सुबह के समय क्या होता है कि पर्वत जल्दी गर्म हो जाते हैं। पर्वत जल्दी गर्म हो जाते हैं तो उनके आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है और हवा गर्म होकर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो हल्की हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। यानी दिन के समय पर्वत पर हवा का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन घाटी में तो अभी तक सूरज की किरणें पहुंची नहीं है, वो गर्म नहीं हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है, हवा का तापमान ज़्यादा, वहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में दिन के समय घाटी की तरफ से ऊपर की तरफ यानी पर्वत की तरफ हवाएं बहना शुरू होती हैं। चूँकि ये हवाएं घाटी से पर्वत की ओर बहती हैं, इसीलिए इन्हें घाटी की हवाएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये हवाएं दिन में बहती हैं क्योंकि दिन में पर्वत जल्दी गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर उसकी हवा भी गर्म हो गई, हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर गई, वहाँ पे कम हवा का दबाव बना। जबकि घाटी अभी भी ठंडी है दिन के समय, उसको गर्म होने को टाइम लगेगा क्योंकि वो निचले क्षेत्र में है। सो यहाँ पे हवा कैसी है, ठंडी और भारी है। तो दिन के समय घाटी से पर्वत की तरफ हवा बहना शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, घाटी की हवा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको पर्वतीय हवाएं भी समझना है। अब पर्वत के बारे में क्या होता है, जब रात का समय होता है तो उस समय क्या होता है, पर्वत जल्दी गर्म हुआ था और पर्वत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन घाटी जो है वो धीरे धीरे दोपहर तक गर्म हुई और घाटी को ठंडा होने को समय लगेगा। सो ऐसे में क्या होगा कि रात के समय पर्वत जो है वो ठंडा हो जाएगा फटाक से, वहाँ की हवा ठंडी होकर भारी हो जाएगी, यानी अधिक वायुदाब हो जाएगा। लेकिन रात में भी घाटी कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, क्योंकि वो देर से गर्म हुई तो ठंडी भी देर से होगी। तो रात के समय भी घाटी क्या रहेगी, गर्म रहेगी। तो जब घाटी गर्म है, उसकी हवा गर्म है, तो वहाँ पे हवा गर्म होकर हल्की हुई, यानी वहाँ पे वायुदाब कैसा है, कम है। तो रात के समय क्या होता है, रात के समय पर्वत से घाटी की दिशा में पर्वत बहना, घाटी की दिशा में पवनें बहना स्टार्ट हो जाती हैं। रात के समय पर्वत से घाटी की दिशा में पवन बहती है, जिसे हम पर्वतीय पवन कहते हैं। ठीक है, आपकी किताब में भी विशेषता दी हुई है कि रात में पर्वत के शिखर जल्दी ठंडे हो जाते हैं, घाटी गर्म रहती है, पर्वत पर हवा का दबाव ज़्यादा रहता है। ऐसे में पर्वत की ओर से घाटी की ओर ठंडी हवाएं बहती हैं। ठंडी हवाएं तेज़ गति से घाटी की ओर नीचे आती हैं, फलतः घाटी के भीतर वाली गर्म और हल्की हवा ऊपर की तरफ धकेली जाती है। ठीक है, सो ये पर्वतीय हवाएं जो हैं वो सूर्यास्त के बाद यानी रात के समय ही बहती हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको पर्वतीय हवाएं और घाटी की हवाएं ये दोनों समझ में आ गया रहेगा।